समय पर चर्चा में बात सबसे पहले सेना के जांबाजों के शौर्य की, दमखम की और रण कौशल की। हालांकि उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच चल रही वॉर गेम युद्धाभ्यास 2022 का आज समापन था, लेकिन इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों ने अपनी सैन्य तैयारियों को परखा, और वो भी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में। दुनिया जानती है भारतीय सेना को हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेशंस का अच्छा खासा अनुभव है। यही वजह है कि भारतीय फौजियों ने अमेरिकी साथियों के साथ अपने इस रण कौशल से रूबरू उन्हें करवाया। नौ 9,544 फीट की ऊंचाई, रण कौशल बेमिसाल। तकनीक का कमाल। एक युद्धाभ्यास ऊंचाई पर छिपे दुश्मन के सफाये के लिए। वॉर एक्सरसाइज पहाड़ में छिपकर साजिश रचने वाले शत्रु के लिए। ये तस्वीरें चीन सीमा से करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के औली की हैं। ऊंची पहाड़ियों पर मुश्किल वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे फौज के फौलादियों की ये तस्वीरें दुश्मन का कलेजा कपा देने के लिए काफी है। औली में 15 नवंबर से शुरू हुआ युद्धाभ्यास खत्म हो चुका है। 9,544 फीट की ऊंचाई पर भारत और अमेरिकी सेना के जवानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। हर साल बारी बारी से ये मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और अमेरिका में होती है। पिछले साल ये एक्सरसाइज अमेरिका के अलास्का में हुई थी, इसलिए इस बार इसके 18वें एडिशन का आयोजन भारत में किया गया। इस वॉर एक्सरसाइज में दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के रण कौशल के गुर साझा किए। पहली बार भारतीय सेना ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए हाई एल्टीट्यूड में FNT यानी फॉरेन ट्रेनिंग नोड बनाया था। दुनिया ये जानती है कि भारतीय सेना को हाई एल्टीट्यूड में लड़ाई लड़ने का शानदार अनुभव है। हाई एल्टीट्यूड में लड़ाई लड़ने, लॉजिस्टिक और मेडिकल की जो क्षमता भारतीय सेना के पास है, वो किसी दूसरे देश के पास नहीं है। बर्फ से ढकी चोटियां हों या फिर हाड़ गला देने वाली ठंड, हिंदुस्तान के जाबाज हर चुनौती का सामना बखूबी करते हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिकी सेना के जवानों ने हाई एल्टीट्यूड जंग लड़ने और उसे जीतने का रण कौशल बेहद बारीकी से सीखा। What are the learnings that you take from here professionally? Professionally, we've learned a lot about the Indian Army tactic, and I think they've learned a lot from us. We did a similar exercise last year for UWS 21, where they came to our unit, and now we're here, and it's been a similar exchange of tactics and how we operate, but we've really learned a lot from the nuances of how each of us, I guess, conduct operations, and it's been very interesting and very informative. पतली रस्सी के सहारे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना हो या फिर घने जंगल में छिपे दुश्मनों का खात्मा करना हो, अमेरिकी सेना के जवानों ने रण कौशल की इस विद्या को सीखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जंगल वॉरफेयर में किस तरह से ट्रेनिंग होती है, इसकी एक ड्रिल यहाँ पे की जा रही है। US और इंडियन आर्मी के ट्रूप्स जो हैं उनको एक मिशन दिया गया है, डिप्लॉय किया गया है और इनको टारगेट सेट किए गए हैं। ये ड्रिल खास करके उन इलाकों में बहुत ज़्यादा कारगर मानी जाती है जहाँ पे काउंटर टेररिज्म या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस किए जाते हैं, और इसीलिए जो है ये एक जो जंगल है उसके अंदर जिस तरह से सिचुएशन बनाई गई है, वहां पर ये ड्रिल कर रहे हैं US और इंडियन आर्मी के ट्रूप्स। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना भी अलास्का जैसे बेहद सर्द इलाकों में तैनात रहती है, जहां पूरे साल बर्फ रहती है। ऐसे में भारतीय सेना भी अमेरिकी सेना की हाई एल्टीट्यूड स्ट्रेटेजी से रूबरू हुई, कई तरह की बारीकियों को सीखा। इतना ही नहीं, हाईटेक हथियारों के जरिए भी दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी तैयारियों को परखा। इस युद्धाभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका भी मिला। इसके साथ ही सैनिकों के लिए युद्ध कौशल की बारीकियां सीखने का भी ये बेहतरीन मौका था। जब पड़ोसी चीन जैसा चालबाज
और पाकिस्तान जैसा धूर्त और दगाबाज हो तो वक्त वक्त पर ऐसे ही पराक्रम की परख करनी ही पड़ती है। ये एक्सरसाइज भविष्य के खतरों और चुनौतियों को देखते हुए बेहद अहम थी। उत्तराखंड के औली से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि इससे पहले इंडो यूएस वॉर एक्सरसाइज का आयोजन अमेरिका के अलास्का में हुआ था। यहां पर भी बर्फीले इलाके में दोनों देशों के जवानों ने अपनी क्षमता की परख के साथ साथ युद्ध कौशल को बेहतर किया था। जी हां, देखिए, औली में हुए युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका के सैनिकों ने मॉडर्न वॉरफेयर की हर तकनीक को आजमाया और अपनाया है और अपनी तैयारियों को पुख्ता भी किया। कुछ खास ऑपरेशंस जुड़ी इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। कभी भारत और अमेरिकी सैनिकों ने होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, कभी दुश्मन को जंगल में ट्रैप में फंसाकर घेरा, तो कभी अनआर्म्ड कॉम्बैट में दुश्मन को किया चारों खाने चित। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच हुए युद्धाभ्यास में दोनों मुल्कों के सैनिकों ने मॉडर्न वॉरफेयर की हर तकनीक को आजमाया। भारत और अमेरिकी सेना के बीच हुए इस युद्धाभ्यास में वॉर गेमिंग की गई और फिर दोनों देशों के सेनाओं ने इस तरह की ट्रेनिंग एक साथ की। इस ट्रेनिंग का वैलिडेशन भी किया गया। किसी भी एक्सरसाइज में वैलिडेशन का मतलब होता है एक्सरसाइज में जो ट्रेनिंग ली, जो प्लानिंग की, उसे परखना। इस ड्रिल को किल बॉक्स ड्रिल कहते हैं। उग्रवादियों ने अगर किसी मकान पर कब्जा कर लिया है और वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में है तो उग्रवादियों पर कैसे काबू पाना है, कैसे बंधकों को छुड़ाना है। भारत और अमेरिकी सैनिकों की इंटीग्रेटेड टीम ने मिलकर इस ड्रिल को अंजाम दिया। युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की अपनी स्किल का प्रदर्शन भी किया। सेना ने दिखाया कि कैसे वो घर में छिपे आतंकियों पर काबू पाती है और इस ऑपरेशन में किस तरह असॉल्ट डॉग उनके लिए अहम हथियार साबित होते हैं। इस युद्धाभ्यास में सेना ने उपद्रवियों पर काबू पाने का हुनर भी दिखाया। गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। अगर फिर कभी अनआर्म्ड कॉम्बैट की नौबत आई तो हिंदुस्तान के सैनिक बिना हथियारों के दुश्मन को धराशायी करने में महारत हासिल कर चुके हैं। इस युद्धाभ्यास में सैनिकों ने अनआर्म्ड कॉम्बैट का युद्ध कौशल भी दिखाया। इस युद्धाभ्यास का खास आकर्षण रहा ये एंटी ड्रोन चील। भारतीय सेना अब ड्रोन के जरिए आने वाले खतरों से निपटने के लिए इस चील को तैयार कर रही है। ये चील उड़ते हुए ड्रोन को हवा में ही धराशायी करने की काबिलियत हासिल कर चुके हैं। अमेरिकी सेना के करीब 300 सैनिकों ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास में कई तरह के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इनमें एक अहम हथियार था M4A1 कार्बाइन राइफल, जिसका अमेरिकी सैनिक दुश्मनों के खिलाफ जंग में खूब इस्तेमाल करते हैं। M4 कार्बाइन राइफल का वजन काफी कम होता है। इसकी बड़ी खासियत है कस्टमाइजेशन। इसमें कई सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। दूर तक देखने के लिए स्कोप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 मीटर होती है। साथ ही ये 950 गोलियां लगातार दाग सकती है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में दुश्मनों से कैसे निपटना है, इसके अभ्यास के साथ साथ सेना ने प्राकृतिक आपदाओं में स्थानीय लोगों को बचाकर कैसे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना है, कैसे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना है, इसकी भी एक्सरसाइज की। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में प्राकृतिक आपदा का खतरा काफी बड़ा होता है। हाई एल्टीट्यूड इलाके में भारतीय सेना को दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशंस में महारत हासिल है। रेस्क्यू ऑपरेशंस का भी लंबा अनुभव है। जाहिर है अमेरिकी सेना के साथ ऐसे सैन्य अभ्यास के जरिए भारत को अपनी हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री वॉरफेयर की रणनीति को और पुख्ता करने में मदद मिलेगी। अभिषेक भल्ला, औली, गुड न्यूज टुडे। जल, थल और नभ में
हिंद की सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। हिंदुस्तान का ये सुरक्षा कवच और मजबूत बने, इसके लिए भारतीय सेना लगातार युद्ध अभ्यास में जुटी है। बिल्कुल, और ऐसे ही एक युद्धाभ्यास में सुदर्शन प्रहार जिसका नाम है, उसका भी समापन हुआ है जैसलमेर में। इस युद्धाभ्यास में जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान के लड़ाकों ने अपना दम दिखाया है। रेतीली जमीन जिनका रास्ता नहीं रोक सकती, आसमानी चुनौतियां जिनके सामने घुटने टेक देती हैं, बहता दरिया भी जिनकी रफ्तार नहीं रोक पाता, उन जाबाजों के हाथों में महफूज है हिंदुस्तान। जैसलमेर की रेतीली जमीन पर यह है हिंद के जाबाजों का सुदर्शन प्रहार युद्धाभ्यास। हिंदुस्तान के पश्चिमी सीमा पर एक हफ्ते तक इस युद्धाभ्यास के जरिए देश के सूरवीरों ने अपने पराक्रम का प्रमाण दिया। सुदर्शन प्रहार में जवानों ने युद्ध के मैदान में दुश्मनों को हर मोर्चे पर परास्त करने का अभ्यास किया। खास बात यह थी कि इस युद्धाभ्यास में थल सेना, वायुसेना और बीएसएफ के जवानों ने युद्ध के मैदान में बेहतरीन तालमेल की मिसाल पेश की। हिंदुस्तान की पश्चिमी सरहदों का एक बड़ा हिस्सा रेतीली जमीन से घिरा है। इसी वजह से सेना ने जैसलमेर में इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट पर हिंद की सेना ने पाकिस्तान को ऐसी ही रेतीली जमीन पर धूल चटा दी थी। सेना के ये जवान ऐसे मुश्किल हालात में अपने युद्ध कौशल को बनाए रखने के लिए लगातार ऐसे ही अभ्यास कर रहे हैं। सुदर्शन प्रहार में थल सेना के टैंकों ने जमीन पर मोर्चा संभाला तो आसमान पर वायुसेना के फाइटर जेट्स के इंजनों की दहाड़ सुनाई दी। युद्ध के हालात में सभी सेनाओं का आपसी तालमेल बेहद अहम होता है। इसी तालमेल को और मजबूत करने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों ने भी टैंक के बेहद करीब उड़ान भरी। अगर दुश्मन ने जमीन से चुनौती पेश की तो हिंदुस्तान के ये जाबाज दुश्मन पर जमीन के साथ साथ आसमान से भी प्रहार कर सकते हैं। सेना के ये MI-17 हेलीकॉप्टर पलक झपकते सैनिकों को युद्ध के मैदान में पहुंचा सकते हैं। इन हेलीकॉप्टरों का नाम दुनिया के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टरों में शामिल है। चेतक हेलीकॉप्टर हल्का होने के साथ साथ बेहद फुर्तीला होता है। युद्ध के मैदान में इसे कहीं भी उतारा जा सकता है। इन हेलीकॉप्टरों की मदद से युद्ध के मैदान में हथियार और सैन्य उपकरण भी बड़ी आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। सुदर्शन प्रहार में वायुसेना के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। रफ्तार और फुर्ती में इन हेलीकॉप्टरों का कोई मुकाबला नहीं। ये आधुनिक हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान में ऑलराउंडर माने जाते हैं। एक बार ये दुश्मन की तरफ बढ़ जाएं तो उसे निस्तनाबूद करके ही दम लेते हैं। थल सेना के ये टैंक जितनी रफ्तार से रेतीली जमीन पर दौड़ते हैं उसी रफ्तार से ये पानी में भी चल सकते हैं। गहरा दरिया भी इनकी राह नहीं रोक पाता। कई फीट गहरे पानी में भी ये बड़े आसानी से चल सकते हैं। इन टैंक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये पूरे के पूरे पानी में डूबकर भी चल सकते हैं। पानी में रहते हुए भी ये जमीन पर मौजूद दुश्मनों पर घातक हमला कर सकते हैं। अपनी राह में आने वाले दरिया को पार करने के लिए हिंद की सेना आधुनिक तकनीक की मदद से कुछ ही मिनटों में पुल तैयार कर सकती है। पुल के साथ साथ ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म भी सेना को पानी में कहीं भी पहुंचा सकती है। भारतीय सेना भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को हमेशा तैयार रखती है। जैसलमेर में एक हफ्ते तक चला सुदर्शन प्रहार युद्धाभ्यास भी इसी तैयारी का एक हिस्सा था। इस युद्धाभ्यास में सेना के जवानों ने उस पराक्रम का प्रदर्शन किया जिसकी वजह से देश के दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाते। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको भिंड लिए चलते हैं और मिलवाते हैं यहां एक ऐसे कर्मचारी से जिन्हें एक दिन के लिए चपरासी से सीधे अफसर की कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो फैसला लिया उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है और मुझे फिल्म
नायक याद आ गई श्वेता। बिल्कुल, मुझे भी वही फिल्म याद आई जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बना दिया गया था। वैसे आपको बता दें, भिंड की जो ये खबर है ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि चपरासी से एक दिन के अफसर की कुर्सी पर बैठते ही रमेश श्रीवास बिल्कुल अनिल कपूर के नायक वाले फॉर्म में आ गए। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। भिंड का ये सरकारी दफ्तर वैसे तो दूसरे तमाम दफ्तर जैसा ही है, लेकिन ये ऑफिस फिलहाल रमेश श्रीवास की वजह से चर्चा में है। ये यहाँ चपरासी के पद पर तैनात हैं। दिन भर फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचाते हैं। दफ्तर की सफाई का जिम्मा भी इन्हीं के पास है और लोगों तक पानी पहुंचाना भी उनकी ड्यूटी है। श्रीवास यहाँ 37 सालों से काम कर रहे हैं और जल्द रिटायर होने वाले हैं, लेकिन वो इस दफ्तर में अचानक एक दिन चपरासी से सीधे अधिकारी बनकर आदेश जारी करेंगे। ये कभी खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था। हुआ यूं कि भिंड के इस दफ्तर के बीईओ ने बड़ा कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने एक दिन के लिए रमेश श्रीवास को चपरासी से सीधे बीईओ की कुर्सी पर बैठा दिया। रमेश को आदेश देने से लेकर निरीक्षण तक की पूरी छूट दी गई, जिसके बाद तो रमेश नायक वाले फॉर्म में आ गए। उन्होंने एक एक करके ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए। चपरासी से एक दिन के बीईओ बने रमेश ने पहले तो 2 स्कूलों का ताबड़तोड़ निरीक्षण किया। बच्चों से उनकी पढ़ाई का हाल जाना, यही नहीं बच्चों से सीधा संवाद किया। उसके बाद रजिस्ट्रों का तसल्ली से मुआयना किया। फिर उन्होंने गुटखा खाने वालों की खबर लेते हुए सीधे 200 रुपए के जुर्माने का आदेश जारी कर दिया। चपरासी से एक दिन के बीईओ की भूमिका में जैसी ताबड़तोड़ पारी रमेश श्रीवास ने खेली, उससे तो वो भी काफी खुश नजर आए। 37 साल की सर्विस में हम उम्मीद कभी भी नहीं लगा सकते थे कि हम अधिकारी के पद पे आएंगे। एक दिन के लिए दफ्तर के चपरासी को बीईओ की कुर्सी पर बैठाने वाले अधिकारी सुदामा सिंह के इस नायाब कदम की भी काफी तारीफ हो रही है। हमारा जो कर्मचारियों अधिकारियों का जो भेद है वो मुझे लगा कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो समझते हैं कि हमारे अधिकारी मुझ पर प्रेशर डालते हैं या अधिक काम लेते हैं, तो काम की पद की गरिमा और पद का भाव पैदा हो उनमें भी और उन्हें भी कुछ कर्तव्य अपने की जिम्मेदारी महसूस हो। इसलिए 4th कर्मचारी को मैंने एक दिन का पदभार दिया है। भिंड का ये दफ्तर अपने एक दिन के बीईओ रमेश श्रीवास पर नाज कर रहा है। जाहिर है ये प्रयोग न केवल खुद में नायाब है, बल्कि इस एक्सपेरिमेंट से इस दफ्तर का माहौल भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। भिंड से हेमंत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यदि इंसान के हौसले बुलंद हों तो कुछ भी मुमकिन है। कुछ ऐसी ही कहानी है आईएएस ऑफिसर सौम्या शर्मा की। 2017 बैच के आईएएस ऑफिसर ने शारीरिक बाधाओं के बावजूद हार नहीं मानी। सौम्या शर्मा को नागपुर जिला परिषद का नया सीईओ नियुक्त किया गया तो उनका चर्चा में आना लाजमी था। सौम्या दिल्ली की रहने वाली हैं और उनका जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणा का सबब है। कई लोग इच्छा शक्ति की कमी के चलते अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन दिल्ली की सौम्या शर्मा ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को साकार करके दिखाया। सौम्या शर्मा 2017 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। इनके आईएएस बनने की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायी है। सौम्या की 16 साल की उम्र में ही 90 से 95% सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी। बावजूद इसके उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में अपने पहले अटेम्प्ट में ही देश में 9वीं रैंक हासिल की। परीक्षा के दौरान जो मेहनत आपने जैसा पूछा है वो पूरी लगती है और वो की, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम, तो पूरी मेहनत की गई है। और जो कठिनाइयाँ, चैलेंजेस जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि सभी की ज़िंदगी में चैलेंजेस और कठिनाई रहती हैं और अपना जो हमारा मनोबल, अपना जो पर्सपेक्टिव रहता है, जो दृष्टि जिससे हम अपनी चैलेंजेस को देखते हैं, वही हमें फिर आगे की तरफ लेके जाता है। महाराष्ट्र में आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इस तबादले में सौम्या शर्मा को नागपुर जिला परिषद का नया सीईओ नियुक्त किया गया। आईएएस ऑफिसर सौम्या दिल्ली की रहने वाली हैं। उनका जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सिविल सेवा में शामिल होना चाहते हैं। सौम्या ने 23 साल की उम्र में ही यूपीएससी टॉप किया था। योगेश पांडे, नागपुर, गुड न्यूज टुडे।
अब आपको लिए चलते हैं उड़ीसा और यहां पर आपको बता दें पुरी तट पर अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश विदेश से आए कलाकारों की कला देखकर हर कोई यहां पर मंत्रमुग्ध हो गया है। जी हां, देखिए मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का नाम आपने सुना है। इसमें हिस्सा हालांकि वो नहीं ले रहे, लेकिन वो इस फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। इसीलिए उन्होंने अपना पहला आर्ट बनाया है। देखिए उसकी तस्वीरें। अपनी कल्पनाओं को जब कलाकारों ने रेत पर उकेरना शुरू किया तो तस्वीरें बनती चली गईं। किसी ने भगवान बुद्ध की सजीव मूर्ति बना दी तो किसी ने भगवान गणेश की हूबहू तस्वीर रेत पर साकार कर दी। ओडिशा के पुरी में चंद्रभागा तट पर 5 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। ओडिशा समेत देश के अलग अलग राज्यों से 100 कलाकार पहुंचे, जो हर दिन अलग अलग थीम पर कलाकारी पेश कर रहे हैं। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में रूस, स्पेन, कनाडा, सिंगापुर, जापान समेत अलग अलग देशों के कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं और इनकी कला को करीब से महसूस करने के लिए देश भर में कला प्रेमी जुटने लगे हैं। हमें दिल्ली में बैठे हुए भी ये इस चीज का आइडिया नहीं था कि ये सैंड फेस्टिवल इंटरनेशनली यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। हमें ये इम्प्रेशन था कि सिर्फ इंडिया के ही या उड़ीसा के लोकल लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ के जब मैंने देखा कनाडा, रशिया, जापान, सिंगापुर जैसी सिटीज से पार्टिसिपेंट्स आए हैं और बड़े एंथुजियाज्म से वो सैंड आर्ट कर रहे हैं, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। एक हमारी कंट्री में एक ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जो सभी ग्लोब को जोड़ता है। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। आज जब मैंने देखा तो मन खुश हो गया हमारे यहाँ के कि बहुत बढ़िया देखा, हमने आज तक नहीं देखा था कभी। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल कोणार्क में चल रहे नृत्य महोत्सव का अहम हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी के चंद्रभागा तट पर कोणार्क महोत्सव के साथ ये भी 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसलिए आमतौर पर पटनायक इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन इस साल सुदर्शन पटनायक भी अपनी बहुमूल्य कलाकृति के साथ मौजूद हैं। पटनायक ने रेत पर भारत के G20 प्रेसिडेंसी का लोगो बनाया है, क्योंकि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। यहाँ पर सैंड स्कल्पचर के थ्रू जो G20 का जो लोगो है उसको रिक्रिएट किए हैं। अराउंड 20 टन्स ऑफ सैंड लगा है इसको क्रिएट करने के लिए। मैं और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने हेल्प किया है इसको क्रिएट करने के लिए। और ये इंटरनेशनल कोणार्क सैंड आर्ट फेस्टिवल में ये हो रहा है, जहाँ पर कि देश विदेश से काफ़ी लोग आते हैं। 5 डेज में मोर देन 5 लाख लोग यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं। यहाँ पर भी फॉरेन कंट्रीज से डिफरेंट सैंड आर्टिस्ट आए हुए हैं, जैसे कि रसिया, सिंगापुर, स्पेन, जापान, ये सब कंट्री से, कनाडा, ये सब कंट्री से आर्टिस्ट आए हुए हैं। भारत के भी विभिन्न प्रांत से आर्टिस्ट आए हुए हैं। हर दिन अलग अलग थीम पर कलाकार रेत से अपनी कल्पनाओं को कलाकृति के रूप में साकार करेंगे। 5 दिसंबर तक चंद्रभागा नदी का ये तट कलाकारों और पर्यटकों से यूं ही गुलजार रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं ओडिशा के कोणार्क महोत्सव, जहां नृत्य और संगीत का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो चुकी है। महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से कलाकार ओडिशा पहुंचे हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के इस भव्य महोत्सव को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। धूमधाम राग रंग के साथ शुरू हो चुका है ओडिशा का मशहूर कोणार्क महोत्सव। देश विदेश से आए कलाकारों ने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। नृत्य कला से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले इस महोत्सव की शान और शौकत देखते ही बन रही है।
भरतनाट्यम हो या मोहिनीअट्टम या फिर नृत्य का कोई और रूप, फनकारों ने अपनी कला से समा बांध दिया है। शास्त्रीय संगीत के साथ ओडिशी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, कथक और छाव जैसे नृत्यों के जरिए भारत की जड़ों में गहराई तक बसी सांस्कृतिक समृद्धि से रूबरू कराया जाता है। महोत्सव में हिस्सा ले रहे मलेशिया के फनकारों की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मलेशिया में भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिशी नृत्य का भी खासा क्रेज है। कोणार्क महोत्सव का आयोजन ओडिशा टूरिज्म ने 1989 में शुरू किया था। ये महोत्सव 1990 तक 3 दिनों का हुआ करता था, लेकिन 1991 और 92 में इसे 7 दिवसीय आयोजन के रूप में मनाया गया। 1993 से ये महोत्सव हर साल 1 से 5 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1999 में चक्रवात की वजह से इस महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका था। कोणार्क के सूर्य मंदिर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने, समझने और उसका आनंद लेने का ये आयोजन एक अहम जरिया है, जिसकी लोकप्रियता हर साल यहाँ के महोत्सव में देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात एक्ट्रेस जानवी कपूर की कर लेते हैं, जो तिरुमला में दर्शन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ पहुंची। जानवी कपूर मंदिर परिसर में वीआईपी दर्शन करते वक्त मंदिर पहुंची। मंदिर की कैंपस में एक्ट्रेस के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी नजर आए और उससे पहले जानवी तिरुमला मंदिर जा चुकी हैं, जब उनकी मां श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी थी। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की वीडियो वायरल हो रहे हैं। देखिए, विराम जरूरी नहीं, लेकिन अल्प विराम जरूरी होता है खुद को तरोताजा करने के लिए। समझ तो गए होंगे आप कि विदा लेने का आपसे वक्त आ गया है, लेकिन मुलाकात फिर होगी। और ये अल्प विराम है ब्रेक फॉर वीकेंड। मिलेंगे अब मंडे को, क्योंकि दूरी जरूरी है और चाय भी जरूरी है। बस मैं यही कहूंगी, चाय पर याद रखना। चाय पर याद रखना और चाय पर आ भी जाना मंडे को 4 बजे। गुड न्यूज टुडे चाय पर चर्चा साथ करेंगे।